गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, हम क्या कर रहे थे? तो हम ना जो हमारी इनसाइट आईएएस का जो मैगजीन है अप्रैल की, उसको कर रहे थे। राइट, विजन की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम इनसाइट्स की कर रहे थे। और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने GS1 के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब बहुत ही अच्छे से कवर किए थे। आज बारी है GS पेपर 2 की। ठीक है, तो GS पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो अगर आप सिलेबस अपना उठाकर देखेंगे ना मेंस का, आई होप आपने अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर सामने ही पेस्ट कर रखा होगा अपना जो सिलेबस है उसको। राइट, इतना तो कर रखा है ना। ऐसे ही नहीं कि भाई चले जा रहा है काम, नहीं, ऐसे नहीं करना है, सिलेबस को देखते हुए काम करना है। तो सिलेबस में आप देखेंगे ना कि GS पेपर 2 है, तो वहाँ पर सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा ये टॉपिक। राइट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे नहीं बना, उसमें क्या प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो उसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चलो पहले उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैटर्निटी का कंसेप्ट। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। राइट, कि फ्रैटर्निटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और बहुत ऐसे इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे। इवन कई बार तो आपने क्या किया होगा, लक्ष्मीकांत को भी कई मल्टीपल रिविजन उसके करे होंगे और कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आपने इसको बहुत हल्के में ले लिया। आपने कहा अरे ये तो पता ही है, कभी इसका डिटेल्ड मीनिंग जानने की कोशिश नहीं की। राइट, कभी आपने इस पर बैठ के एनालिसिस नहीं की कि ये वर्ड कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा, आखिर इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही क्यों है, क्या पहले से था कि बाद में ऐड हुआ, कभी नहीं सोचा। नहीं, आपको इतना मतलब नहीं था, आपने बस बुक पढ़ी, यहाँ समझ में आई, बात खत्म कर दी। तो इतना ध्यान अगर तब नहीं दिया, कोई बात नहीं ना, हो गया तो हो गया। अब देंगे हम ध्यान, और अब हम पढ़ेंगे क्या, कि फ्रैटर्निटी को डिटेल में पढ़ते हैं आज। ठीक है, क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को भी मिलती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हर तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। राइट, और तब भी हम सब एक हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ्रैटर्निटी होनी चाहिए। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो पता है, बट आखिर फ्रैटर्निटी क्या है ये तो समझ में आए। तो देखो, फ्रैटर्निटी है ना, वो फ्रेंच से ली गई है। फ्रेंच जो हमारी लैंग्वेज है, वहाँ से वर्ड लेकर आए हैं फ्रैटर्निटी, और जिसका मतलब होता है ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, कोऑपरेशन। बचपन में हम स्कूल जाते थे, ठीक है। अब स्कूल में ऐसा तो होता नहीं था कि जितने भी हमारे जो क्लासमेट्स थे या फिर स्कूल मेट्स भी अगर हम बोलें तो वो सब हमारे घर से ही सारे लोग जाते थे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता था। बट हम कितने फ्रेंडली रहते थे, कितना मतलब कितना मज़ा करते थे, सब एक साथ रहते थे, इतना ज़्यादा, सब खाना भी शेयर कर रहे हैं, बातें भी शेयर कर रहे हैं, पढ़ाई भी शेयर कर रहे हैं, साथ खेल भी रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं। राइट, तो वो हमारी फ्रेटर्निटी ही तो थी। वो जितने भी बच्चे आते थे, एक क्लास में हम सब पढ़ते थे, वो सब हमारी फैमिली की तरह रहते थे, हम सब कितना मिलजुल कर रहते थे। बट क्या वो सच में हमसे ब्लड रिलेटेड थे? नहीं। क्या वो हमारे बिल्कुल हम सब सगे भाई बहन थे? नहीं, पर उससे कम भी नहीं थे। राइट, इतना मज़े से हम रहते थे। तो जो बचपन में जो हम रहते थे, इतना अच्छे से घुल मिलकर रहते थे, वही चीज़ हमें अपने जो हम अब बड़े हो गए तो वैसा हम अब क्यों नहीं रहते? क्वेश्चन तो ये है, अब क्यों हम ये देखते हैं अरे वो मुस्लिम है, अरे वो तो पंजाबी है, अरे वो तो यहाँ का नहीं है, अरे वो तो कहीं कश्मीर में रह रहा है, अरे वो नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, अरे वो काला दिखता है, अरे वो गोरा दिखता है, वो मोटा है, वो पतला है। बचपन में तो हम ऐसा कुछ नहीं देखते थे। तो वो चीज़ जो है ना, बचपन में जो हमें आती थी, हम आज क्यों भूल गए हैं? उस चीज़ को हमें आज फिर से सीखना है। ठीक है, उसी को हम फ्रैटर्निटी बोल रहे हैं। मतलब क्या, कि एक फीलिंग है ब्रदरहुड की, एक फीलिंग है फ्रेंडशिप की, कि ये कम्युनिटी, कोऑपरेशन, हम सबके एक साथ मिलजुल कर रहें, यही है फ्रैटर्निटी। और ये हम सबको आती थी, बचपन में हम सबको आती थी, आज पता नहीं क्या हो गया कि हम सब भूल चुके हैं। राइट, अच्छा, तो ये एक सेंस है कॉमन ब्रदरहुड का। ठीक है, जिसमें हम क्या है कि हम ये जानते हैं, ये सोचते हैं, इसमें मानते हैं कि सब मिलजुल कर रहेंगे और इससे हम यूनाइटेड रहेंगे, स्ट्रेंथ हम में बनी रहेगी। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फ्रैटर्निटी है ये कब आया, कैसे आया, ये जानते हैं अब हम। तो हुआ ये था कि जब हमारी एक चीज़ आपने सुनी होगी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, किसने पास किया था बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। इतना पढ़ लिया होगा, आई नो आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा। राइट, तो बताओ फटाफट से, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? राइट, डेट भी बता देना, अगर हो सके, आपकी कृपा इतनी हो जाए तो डेट भी बता दो कि किस डेट पर ये पास किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। अच्छा,
तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये प्रेजेंट किया गया। तो इसमें कई अच्छी अच्छी बातें रखी गई थी और उसी के बेसिस पे हमारा प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ कुछ उसमें बातें इनकलकेट की गई। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया, अब हमें पता है बी आर अम्बेडकर जी के बारे में हमने कल ही बहुत डिटेल में पढ़ा है पार्ट 1 में, राइट। तो बी आर अम्बेडकर जी जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और उस ड्राफ्ट को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे ये भी बता दो लगे हाथों, ठीक है, उनको 21 फरवरी 1948 में सबमिट किया। तब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना उसमें फ्रेटर्निटी नहीं लिखा था, हमने अपने पास से एक काम कर दिया है कि फ्रेटर्निटी को भी प्रियम्बल में मेंशन कर दिया है। अब हुआ ये कि जो प्रियम्बल जो है, जो कि 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आया है, जिसको अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से, इसमें फ्रेटर्निटी जो है वो मेंशन है। क्या मेंशन है कि फ्रेटर्निटी अश्योर हम करेंगे कि जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी को बरकरार रखा जाए, यूनिटी और इंटेग्रिटी को भी हम मेंटेन करके रखेंगे। आर्टिकल 51A जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, जिसको हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैसे ऐड किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया और इसमें कहा गया है कि हर एक इंडियन सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो हारमनी को प्रमोट करे, स्पिरिट जो कॉमन ब्रदरहुड की इसको प्रमोट करेगा, अपने जितने भी आसपास लोग हैं, अपने इंडियन जितने भी सिटीजन हैं उनके बीच में हमें क्या करना है, भाईचारा बनाए रखना है। तो इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि लीगली तो इन्फोर्स्ड नहीं है, बट हाँ ये मॉरल और स्पिरिचुअल अपील करती हैं कि भाई भाईचारा बनाकर रखो, हम सब इंडियन हैं, ठीक है, तो हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, सब हमारे भाई बहन ही हैं, सब हमारे फ्रेंड ही है, हमें एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानना है, ठीक। अब फ्रेटर्निटी आखिर ज़रूरी क्यों है, फ्रेटर्निटी क्यों ज़रूरी है ये मुद्दा है। तो फ्रेटर्निटी जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो 4 पिलर्स हैं जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो टिकी हुई है, उसमें कौन सी पिलर्स हैं। तो पहला है जस्टिस, ठीक है, जस्टिस न्याय होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए मतलब लिबर्टी, सबको एक बराबर हक मिलने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी, राइट। तो 4 पिलर्स हैं जिसमें एक पिलर हमारा फ्रेटर्निटी है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इसी बात से पता चल सकता है, ठीक है, पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इस पर टिका हुआ है। अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो इक्वालिटी लिबर्टी भी अचीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्रेटर्निटी जो है वो अकेले में थोड़ी ना मिलती है। मतलब अगर हमें भाईचारा बनाए रखना है तो खुद से थोड़ा ना भाईचारा बना कर रखोगे, 4-5 लोग सामने हों भी तो, जिससे आप कोऑपरेशन रखेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे, ठीक है, ब्रदरहुड की फीलिंग रखेंगे। अच्छा जी, अब है गेन्स जो हमें मिल रहे हैं, 3 जो हमारे स्ट्रेंथ पिलर हैं वो फ्रेटर्निटी की वजह से ही है। जो 3 पिलर है, जो 4 पिलर्स हैं, राइट, 4 पिलर्स हैं जिसमें एक फ्रेटर्निटी है, बाकी जो 3 बचे हुए पिलर है ना, ये जो अगर इनका कुछ इफेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग किससे हो रहा है, हमारी फ्रेटर्निटी से ही हो रहा है। तो फ्रेटर्निटी भी इतनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब फ्रेटर्निटी जो है इंडिया में इतना चैलेंजिंग क्यों रहा, तो फ्रेटर्निटी जो है बहुत ही कम लोग समझते हैं, बहुत ही कम डिस्कस किया जा रहा है और सबसे कम प्रैक्टिस किया जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इनइक्वालिटी और प्रिजुडिस बहुत इंडिया में फैली हुई है, हेट की पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, ठीक है, नेशनलिज्म की जो भावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट। उसके बाद में इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, टेररिज्म देखने को मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी है, फेक न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो हैम्पर होती हुई नज़र आ रही है। हम सब जानते हैं कि हम सब भाई बहन हैं, सारे इंडियंस हमारे भाई बहन हैं, हम बचपन में ये प्लेज लेते थे, राइट, प्लेज लेते थे, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि अपने पड़ोसी से लड़ाई कर बैठे हैं, राइट। जरा सी अगर किसी ने कुछ हमसे बोल दिया तो हम उसको जाके पीट आते हैं, ठीक, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है कि अब हम भाई बहन वाली जो फीलिंग है बचपन में थी वो आज हम भूल चुके हैं। तो यही सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया क्या, ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई हैं, जोनल काउंसिल्स बनाई हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, ये कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। एक यूनिफॉर्म और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर वैल्यू एजुकेशन को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया जाएगा। क्या हम कर सकते हैं आगे,
तो जो डिग्निटी है इंडिविजुअल की और यूनिटी और इंटेग्रिटी, इनको बैलेंस करके रखना होगा। ठीक है, मॉरल ऑर्डर जो है सोसाइटी में बना रहे, पब्लिक कंसाइंस जो है वो बनी रहे, इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिविटी दोनों के कंसेप्ट जो हैं लोगों के अंदर डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर, अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पूरी कथा पढ़ी, तो क्या ऐसी कथा पढ़ दी है कि ये जो हमने पढ़ा ये कुछ हमारे लिए यूज़फुल है? क्या यूपीएससी ने कभी इससे रिलेटेड कुछ पूछा भी है कि ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं हम? तो जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि हम खाली मुंडी में बैठकर कथा पढ़ रहे हैं। ये पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो जो भी पढ़ा है हमने वो फालतू चीज़ नहीं पढ़ी है। अच्छा, तो हम जानते हैं 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है कि जो स्पिरिट है टॉलरेंस की और लव की, वो ना केवल इंटरेस्टिंग फीचर है इंडियन सोसाइटी का अर्लियर टाइम से, बल्कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट अभी भी प्ले कर रहा है। मतलब जो टॉलरेंस और लव जो है, इसकी जो स्पिरिट हम रखते हैं अपने जो है अपने अंदर, तो ये अर्लियर टाइम से ही इंडियन सोसाइटी में इंटरेस्टिंग फीचर नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक, कोशिश करना लिखने की। इतनी सारी चीज़ें आपने समझी हैं, प्रॉब्लम्स भी समझी हैं, चैलेंजेस भी समझे हैं, सोल्यूशन भी समझे हैं, लिख कर देखना इसको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो हो सकता है कि इससे ही कहीं ना कहीं मिलता जुलता क्वेश्चन अब देखने को मिल जाए। अच्छा, 2020 में प्रीलिम्स में फिर से इनको याद आ गई फ्रेटर्निटी की और एक क्वेश्चन पूछ लिया, प्रियम्बल से रिलेटेड है। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और लीगल इफेक्ट नहीं है इसका, या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है और लीगल इफेक्ट नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है और सेम लीगल इफेक्ट है जैसे कोई और दूसरा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर इसका हमें पता ही है, लास्ट वाला है जिसमें बताया गया कि जो प्रियम्बल है वो इंडिविजुअली तो ज़्यादा हमारे लिए लीगल इफेक्ट उसका नहीं आता है, बट अगर हम किसी और प्रोविज़न के साथ में इसका यूज़ करें तो हाँ, ये लीगली इफेक्ट इसका रहता है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ है, इसको भी हम ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़ चुके हैं, लेकिन ऊपर से पढ़ के हम उड़ गए, क्योंकि लक्ष्मीकांत इतनी मोटी से हमें बुक दिख जाती है, हम सोचते हैं अरे भैया इतनी मोटी बुक है, इतनी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये बुक कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत जल्दी बस पन्ने पलटते जाते हैं और बस बुक ख़त्म कर ली, वाह हमने बुक ख़त्म कर ली, समझ में कुछ ना आया हो बट बुक ख़त्म कर ली, और इसी ठाठ में हम घूमते हैं फिर पूरे घर में कि अरे हमने आज इतनी मोटी बुक ख़त्म करी है। तो वो चीज़ ठीक तो नहीं है ना। तो अगर चलो कोई बात नहीं, इस ठाठ में हम रह रहे हैं कि हमने बुक ख़त्म कर ली, कोई दिक्कत नहीं, बट अब यहाँ पर मौका मिला है तो अब तो समझ सकते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ आखिर क्या है, कैसे आया, क्या नहीं। चलो सब कुछ समझेंगे, रूल ऑफ लॉ के बारे में समझते हैं। ठीक, रूल ऑफ लॉ है वो अभी चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये चीज़ समझो। तो उत्तर प्रदेश में कुछ इंसिडेंट्स हुए, तो इस आर्टिकल की वजह से क्या हुआ कि हमें समझना ज़रूरी हो जाता है कि रूल ऑफ लॉ आखिर क्या है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ समझना ज़रूरी है, इसलिए चर्चा में है। अच्छा चलो जानते हैं रूल ऑफ लॉ जो है ये क्या है। तो ये बताता है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है। लॉ क्या है? सबसे बड़ा है। कोई भी ह्यूमन बीइंग लॉ से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं। ये बस इतना बोलता है। इंडिया में रूल ऑफ लॉ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, इसकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है अंडर द आर्टिकल 14, जो कहता है कि जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको रूल ऑफ लॉ मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, तो रूल ऑफ लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हमें रूल ऑफ लॉ दे रहा है अंडर आर्टिकल 14। बोल रहा है कि भाई कोई पर्सन कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन वो भी कानून से बढ़कर नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। ठीक, चलो अब इसमें ना ये जो रूल ऑफ लॉ है ये कहाँ से आया, सबसे पहले तो ये समझो। तो ये जो ए वी डाइसी हैं इनके 3 प्रिंसिपल हैं रूल ऑफ लॉ के, और ये कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का इन्हीं से आया है, ए वी डाइसी ने ही दिया है। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं। क्या क्या? इन्होंने कहा कि लॉ जो है वो सुप्रीम है भाई, लॉ कानून जो है इससे बड़ा कोई नहीं, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, पूरी सरकार के कोई भी सरकारी हमारे अफसर हों, सब हर पर्सन लॉ से नीचे ही है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। दूसरा इन्होंने कंसेप्ट दिया, दूसरा प्रिंसिपल दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कि लॉ के सामने हर कोई बराबर है, सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कानून के सामने बराबर हैं। चाहे ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो है बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो वो अमीर वाला है उसको कुछ फेवर मिल जाएगा, नहीं,
अगर क्राइम सेम किया है तो पनिशमेंट भी दोनों को सेम ही मिलेगी। फिर है इंडिविजुअल राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ जो है इंडिविजुअल राइट्स को, फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रॉपर्टी राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर्सनल लिबर्टी है, इसको ये प्रोटेक्ट करता है। इंडियन जुडिशरी का क्या रोल रहा रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में हमारी इंडिया में? तो अजम्पशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस हुआ, इसमें रूल ऑफ लॉ जो है ये 3 फंडामेंटल अजम्पशंस पर बेस्ड है। ऐसा कहा गया कि लेजिस्लेशन जो है ना वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेचर ही बनाए। कोई कानून बनाना है तो हमारे पार्लियामेंट है या फिर हमारे संसद भवन है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो ही बनाएंगे। लेजिस्लेटिव पावर लिमिटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो मन हो वैसा कानून बना देंगे, नहीं, कुछ लिमिट होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो केशवानंदा भारती केस जो है, जिसको इस केस को हमने किस में पढ़ा है बहुत डिटेल में, विजन IAS की जो मैगजीन इसी महीने की पढ़ी है, उसमें हमने इस केस को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, राइट। तो अब उस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये बेसिक, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको आप बिल्कुल भी हिला नहीं सकते कि बेसिक स्ट्रक्चर है तो आप उसमें चेंजेस ले आए, नहीं, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि पर्सन की लाइफ और लिबर्टी जो है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि अगर किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी अगर लेनी है तो उसमें वो जो लॉ जो ऐसा काम बता रहा है वो वैलिड होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर जो है वो मानना चाहिए और इसमें जो आर्टिकल 14 और 19 में रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक। ओके, गाइडलाइंस क्या है? तो विशाखा गाइडलाइंस जो हैं इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर क्या किया गया है, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। अब 3 प्रिंसिपल जो हैं रूल ऑफ लॉ के, ये AB डाइसी ने कैसे डिफाइन किए हैं उसको जानते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें हमने देखा ही है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो, अभी हमने इसको पढ़ ही लिया है, ठीक है, वही चीज़ इसमें रिपीट की गई है। एक्सेप्शंस क्या है रूल ऑफ लॉ के? तो प्रिंसिपल है नॉन आंसरेबिलिटी का। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हर चीज़ में एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्या है कि नॉन आंसरेबिलिटी का एक प्रिंसिपल है जिसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर हैं, वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के लिए, अपनी जो भी उन्होंने पावर्स और ड्यूटी को एक्सरसाइज किया उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, जबकि हम बोलते हैं कि हर कोई बराबर है लॉ के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। दूसरा है इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनके अगेंस्ट, उनकी टेन्योर में कभी भी उन पर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं कर सकते और हम बोलते हैं कि सब बराबर हैं लॉ के आगे, तो ये चीज़ भी यहाँ पर वॉयलेट होती हुई नज़र आ रही है। फिर नोटिस पीरियड जो है सिविल प्रोसीडिंग्स का, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं अगर उनके अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स करनी है तो 2 महीने का नोटिस पहले देना पड़ेगा और ऐसा किसी भी कॉमन पर्सन के लिए तो प्रोविज़न है नहीं, तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब है रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। देखो ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी आप कभी भी कोई सा भी पेपर उठाकर देखें अपने जो प्रीलिम्स हैं तो उसमें ये छोटे छोटे जो वर्ड्स जिसको हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटी में, राइट। बहुत हल्के में जिसको हम ले लेते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग क्या है, किस उद्देश्य से हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आए, हम कहते हैं अरे ये तो पता ही है, लेकिन जब हम वहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं तो हमें सारे सही लगते हैं, फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाती है, राइट। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है कि जो लॉ है वो इक्वली हर किसी पर अप्लाई हो रहा है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कॉमन पर्सन हो। और रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन है उसके टूल के तरीके से ये यूज़ हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सरकार है वो लॉ को क्रिएट कर सकती है चाहे वो जस्ट हो या ना हो। तो रूल ऑफ लॉ तो गुड थिंग है, रूल बाय लॉ ठीक नहीं है। इसमें क्या है कि हम जो रूल बाय लॉ होता है ना, इसमें कानून को हम दूसरों को दबाने के लिए यूज़ करने लगते हैं, दूसरों को शोषण करने के लिए यूज़ करने लगते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सरकार कोई भी लॉ बना सकती है चाहे वो सही हो, जस्ट हो या ना हो। तो रूल ऑफ लॉ हमारे लिए अच्छा है। अच्छा जी, अब इसका कुछ इंडेक्स से चलो जानते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी आता है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में आया। इसमें कहा गया कि इंडिया जो है उसकी रैंकिंग आई है 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज़, ठीक है। इसको कौन रिलीज़ करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को? तो इसको रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा।
फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर किए जाते हैं, तो कंस्ट्रेंट्स जो गवर्नमेंट पावर्स पर कंस्ट्रेंट्स हैं कि नहीं है, कोई करप्शन की एब्सेंस है या नहीं है, ओपन गवर्नमेंट है कि नहीं है, फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी कैसी है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट कैसा है, सिविल जस्टिस है, क्रिमिनल जस्टिस है, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। ग्लोबल रैंक जो है हमारी अभी हमने देखी है कितनी है, 77। नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम रैंक देखें तो कितनी रैंक है, बांग्लादेश की है 127, पाकिस्तान की 129, चाइना की 95, नेपाल की 69। तो नेपाल के बाद में हमारा नंबर देखने को मिल सकता है। अड़ोसी पड़ोसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की रैंक देखें तो यहाँ पर क्या हो गया है, तो जो हमारी वर्ल्ड जस्टिस हमारी जो रिपोर्ट रहती है उसमें तो ये इंडेक्स में सब नेशनल रैंक्स नहीं आती, बट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंक वर्स्ट परफॉर्मिंग है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब जो है रूल ऑफ लॉ है नहीं है, क्या मैटर करता है, नहीं ऐसे नहीं है, ये मैटर करता है। क्यों, चलो जानते हैं। तो रिसर्च जो है वो ये दिखाती है कि अगर हम स्ट्रिक्टली रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, एजुकेशनल अटेनमेंट भी अच्छा होगा, हेल्थ आउटकम अच्छे होंगे और पीस और स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि जो रूल ऑफ लॉ है ये रूल बाय लॉ से कैसे अलग है। अभी हमने समझा, यहाँ पर ही देखो ये चीज़ समझी है, ठीक, समझा सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि वो प्रिंसिपल्स जो कि रूल ऑफ लॉ के बेसिस हैं, हमने ऑलरेडी 3 प्रिंसिपल अभी देखे थे, एविडेंस दिए हैं, राइट, वो भी आपको मेंशन करने कर दोगे। जुडिशरी क्या करती है, तो हमने अभी कुछ केसेस देखे थे वो मेंशन करने हैं, बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना है इसको अटैम्प्ट, आलसी नहीं बनना है, ठीक, इसको आंसर राइटिंग करनी है हमें। चलो, और यूपीएससी ने तो कई सारे क्वेश्चन इस पे पूछे हैं प्रीलिम्स में, चलो जानते हैं। जैसे कि रूल ऑफ लॉ है ना, तो इसको मेन फीचर हम मानते हैं। इनमें से कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर हम मानते हैं। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं, 2018 में पूछा गया है। तो लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स में मानते हैं, फीचर्स मानते हैं। तो इसमें देखो लिमिटेशन पावर हमने देखी थी, ठीक है, कि हाँ पावर जो है वो लिमिटेड है कि नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने देखा ही है, और लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ठीक है। ये जो पीपल की रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ, ये चीज़ इसमें नहीं आती। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसके बारे में बिल्कुल अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी, राइट, अभी थोड़ा भी नहीं होगा सिर से। तो इसको हमने पढ़ा, तो ये कौन जो है रिलीज़ करता है, तो अभी हमने देखा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये भी पूछा गया है, 2018 में ही पूछा गया है। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन कर देंगे भाई, इंडिया और यूएसए के प्रेसिडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। चलो भाई कर लेते हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये भी जान लो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको इंडिक्ट किया गया है मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने, क्योंकि इन पर चार्जेस लगाए गए हैं। पेमेंट जो इन्होंने किया है 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, उससे रिलेटेड जो है इनका कुछ इन पर क्लेम्स लगाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स इन यूएसए एंड इंडिया। तो यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट, इनके अगेंस्ट अगर हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी है तो किसके अगेंस्ट हम कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट नहीं, क्या है प्रोविजंस, चलो जानते हैं। सबसे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में देखें तो इम्यूनिटी है क्या उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से, चलो जाने। तो सिटिंग प्रेसिडेंट जो है उनको अरेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनको तो आराम से उन पर केसेस चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जब तक आप प्रेसिडेंट यूएसए के बने हुए हो तब तक तो आप पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी भाई, कोई अरेस्ट नहीं होगा आप पर। बट अगर आप जैसे ही प्रेसिडेंट के पद से हटे फिर ये इम्यूनिटी ख़त्म, फिर आप पर धड़ल्ले से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। अच्छा, इंडिया में क्या ऐसा है, तो हाँ इंडिया में भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो जेल कन्विक्शन 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए। तो जो कन्विक्टेड पर्सन है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को रन कर सकता है और वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है यूएसए में। मतलब यूएसए में क्या है कि अगर कोई पर्सन है जो जेल जा चुका है, 2 साल से भी ज़्यादा जेल काट चुका है, उसके बाद में भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है यूएसए का। क्या इंडिया में ऐसा है, नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में है कि वो पर्सन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए जेल में रहा है, जेल काट के आया है, तो वो फिर जब रिलीज़ हो गया ना जेल से, उसके
उसके बाद 6 साल तक वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं कंटेस्ट करेगा। ठीक, चलो अब इम्पीचमेंट प्रोसेस को देखते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब जानते हो, पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा, लक्ष्मीकांत में, या फिर जो भी पॉलिटी की बुक पढ़ी हो। तो उसमें क्या था कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको उनके पद से हटा रहे हैं हम, उनका टर्म जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ बट उससे पहले हम उनको हटाना चाहते हैं, इसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। चलो तो यूएसए और इंडिया में कंपेयर करेंगे। तो इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स अगर हम देखें, यूएसए में किस किस ग्राउंड पे हम हटा पाएंगे इनको इनके पद से, तो अगर इन्होंने धोखाधड़ी की है, ब्राइवरी, ठीक है, इन्होंने रिश्वत ली है, या फिर कोई भी हाई क्राइम इन्होंने किया है, तो इनको हटा सकते हैं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तभी हटाया जा सकता है। अच्छा, हाउसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे इम्पीचमेंट में, तो यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट और इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, कंपोजिशन क्या होगा हाउसेस का, तो यूएसए में जो हाउस है सीनेट, इसमें 2 सीनेटर्स होंगे पर स्टेट, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पॉपुलेशन के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं। लोकसभा में, हमारे इंडिया की बात करें तो लोकसभा में लोग जो है इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, राज्यसभा में स्टेट असेंबली इलेक्ट करती हैं। कहाँ पर इनिशिएशन होगा इम्पीचमेंट का, तो कोई भी मेंबर जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का यूएसए में वो स्टार्ट कर सकता है, और इंडिया में ये किसी भी हाउस में जो है स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। सिग्नेचर्स क्या चाहिए होते हैं इम्पीचमेंट के चार्जेस के लिए, यूएसए में कोई मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है इसको, और हाउस जो है वो वोट कर सकती है इंक्वायरी के लिए। यहाँ पर 1/4 मेंबर जो हैं, इंडिया में 1/4 मेंबर अगर कहेंगे तभी ऐसा चार्जेस जो है वो लगेंगे। नोटिस पीरियड क्या है, प्रेसिडेंट को देना है कि नहीं देना है, तो यूएसए में कोई पीरियड नहीं है स्पेसिफाई कि कितने पीरियड पहले हमें नोटिस देना है, लेकिन इंडिया में 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। मेजॉरिटी चाहिए होती है क्या इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन के लिए, तो यूएसए में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए है सीनेट में। इंडिया में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है टोटल मेंबरशिप जो हाउस की हैं, जो भी जिसने चार्ज लगाए हैं उसकी, और 2/3 ही हमें दूसरे वाले हाउस से चाहिए है। रोल ऑफ चीफ जस्टिस क्या रहता है, तो यूएसए में जो है प्रेसाइड करते हैं इसको, और यहाँ पर हमारी इंडिया में जो चीफ जस्टिस है उनका कोई रोल नहीं रहता। कहाँ, किस चीज़ में, इम्पीचमेंट में। प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है इम्पीचमेंट के ट्रायल में, तो वो अपने लिए डिफेंस लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं यूएसए में, लेकिन यहाँ पर इंडिया में इनका कोई रोल नहीं रहता है। आउटकम क्या होता है इम्पीचमेंट का, तो यूएसए में इनको जो है ऑफिस से हटा दिया जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो टेक ओवर कर लेंगे रिमेनिंग टाइम के लिए। इंडिया में इनको ऑफिस से हटा दिया जाएगा उसी डेट से जिस डेट से ये रिजोल्यूशन पास हुआ है। चलो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होते हैं, आपको बताना है, प्रोसीजर क्या होती है, कंपेयर करना है यूएसए के प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस और इंडिया के इम्पीचमेंट की प्रोसेस। ठीक है, अच्छा पिछली साल ही एक क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना है और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा नहीं करेक्ट है। इन्होंने बताया है कि एक जो बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहता है, तो क्या उसको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की या नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए हमने प्रेजेंट किया है, तो क्या प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि वो सेंट देंगे, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल अगर पास करते हैं और प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उनको असेंट देनी ही पड़ती है। फिर है एक कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल जो है उसको पास किया जाना चाहिए दोनों ही हाउसेस से, लोकसभा से और राज्यसभा से, स्पेशल मेजॉरिटी से, और ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता, तो ये चीज़ भी सही है, ज्वाइंट सिटिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, अच्छा 2022 में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया जिसमें लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स जो लक्ष्मीकांत ने मोटे मोटे शब्दों में लिखी हुई हैं, ठीक है, तो वो पूछी जा रही हैं। तो इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को रेटिफाई करना लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर है नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास करना काउंसिल मिनिस्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा है या नहीं, बिल्कुल है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, हमने देखा कि दोनों ही हाउसेस जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं हुई, राइट। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफेमेशन लॉ।
ठीक है, अब ये डिफेमेशन लॉ क्या होता है इसको जानते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड इसका पहले जाने तो 1860 में ब्रिटिश जो है उन्होंने ये आइडिया जो था क्रिमिनल डिफेमेशन का, ये आइडिया वो लेकर आए और कहाँ ले आए, हमारे आईपीसी में। आईपीसी के सेक्शन 499 में इन्होंने क्या किया, डिफेमेशन क्रिमिनल डिफेमेशन की जो आइडिया है इसको इनकलकेट कर दिया। अब ये डिफेमेशन क्या होता है, सेक्शन 499 के अकॉर्डिंग, आईपीसी के सेक्शन 499 के अकॉर्डिंग ये डिफेमेशन क्या होता है, चलो जानते हैं। तो एक पर्सन जो है उसको हम डिफेम्ड बोल सकते हैं जब कोई दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, कोई भी एक्यूजेशन उस पर लगा रहा है और जिससे कि उस पर्सन की, एक पर्टिकुलर पर्सन की इमेज जो है वो ख़राब हो जा रही है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं आप मेरी तो यार इमेज ही ख़राब कर दी बिल्कुल तूने, तो ये क्या है, ये है डिफेमेशन। मतलब ये मजाक वाला डिफेमेशन नहीं, अगर हम सीरियसली बात करें तो कोई एक पर्सन, ये है, एक ये पर्सन, तो ये पर्सन इस पर कोई एलिगेशन लगा रहा है। अगर मान लो ये पर्सन कह रहा है कि ये पर्सन जो चोर है, इसने चोरी की है, इसने जो है इंडिया की एक बहुत ही कीमती हमारा स्कल्पचर है वो चोरी करके दूसरे देश में बेच दिया है, जबकि ऐसा है नहीं, पर इस पर्सन पर डिफेमेशन के इसने क्या करे, एलिगेशंस लगाए हैं। ये पर्सन इसको क्या कर रहा है, डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये पर्सन बेचारा चोर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डिफेमेशन। ठीक है, किसी भी वर्ड से, साइन से या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेशन से वो दूसरे पर्सन पर कोई एलिगेशन लगा रहा है और जिसकी वजह से जो दूसरा पर्सन है उसकी इमेज डाउन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिफेमेशन है। ठीक है, तो डिफेमेशन भी दो तरीके के होते हैं, सिविल डिफेमेशन एंड क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन की बात करें तो एक पर्सन जो है जो डिफेम्ड हुआ है वो सिविल डिफेमेशन में तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी जा सकता है और उसको जो है कंपनसेशन मिल सकता है, मॉनेटरी कंपनसेशन। ठीक है, कुछ पैसा ऐसा मिल सकता है। क्रिमिनल डिफेमेशन अगर होता है तो पर्सन जो है ना वो जिस पर्सन ने डिफेम किया है उसके अगेंस्ट में वो केस फाइल कर सकता है और जिस पर्सन ने डिफेम किया उसको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अब लॉ ऑफ डिफेमेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच की अगर हम बात करें, आर्टिकल जो हमारा 19 है उसमें ये बात की गई है। तो डिफेमेशन के लिए एक्सेप्शंस क्या हैं कि अगर आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अगर कोई चोर है और आपने उसको ही चोर बोला है तो आपने सच बोला है ना, तो आप पर कोई केस वेस नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिमिनलिटी ऑफ डिफेमेशन जो है वो चैलेंज की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी इस ग्राउंड पे कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि हमें तो फ्रीडम है फ्री स्पीच की, तो फिर हम पर ये डिफेमेशन के एलिगेशंस ना लगे, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, चलो जानते हैं। ये यहाँ पर बात करी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू रेपुटेशन भी है आर्टिकल 21 में, अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो दूसरे पर्सन के पास में राइट टू रेपुटेशन है, तो फिर राइट टू रेपुटेशन, आप उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, उसकी डिग्निटी खराब कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, इससे तो उसका भी फंडामेंटल राइट जो है वो उसका भी हनन हो रहा है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जो आर्टिकल 19(1)(a) में जो राइट है कि बैलेंस होना चाहिए, मतलब क्या, रेपुटेशन के साथ में बैलेंस करके रखो अपनी स्पीच को, बोलो, बोलने में मनाही नहीं है, पर जो बोलो वो ढंग का बोलो, ऐसे नहीं किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रैटर्निटी को इन्वोक किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रैटर्निटी की फीलिंग को। फ्रैटर्निटी क्या है, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है ना। अच्छा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रैटर्निटी है ये आर्टिकल 19(2) का पार्ट नहीं है, जो स्पेसिफिकली लिमिट लगाता है सर्कमस्टांसेस में, जिसमें जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। ठीक है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि सेक्शन 499 है ये अलाउ नहीं करता है ऑनेस्ट मिस्टेक को। ठीक है, ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है, भाई किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया, उसको ऐसा लगा तो उसने बोल दिया, बट हो सकता है कि वो पर्सन वैसा ना हो। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन, तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई पर्सन है जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, क्या उसको हम मिनिस्टर बना सकते हैं किसी स्टेट का 6 महीने के लिए, अगर वो लेजिस्लेचर जो है उसका मेंबर ना हो तब भी बताना है आपको। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग कोई पर्सन जो है जो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है और उसको 5 साल तक की जेल हो चुकी है, तो क्या उसको कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ने का मौका मिलेगा, तो ये आपको बताना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता।
अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की, दैट इज़ फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड। ये पूरी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी अपने सिलेबस में एज इट इज़, ठीक है। तो सिलेबस से रिलेटेड ही है हम जो पढ़ रहे हैं। चलो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक जो है कि हाउ कैन द LG एक्ट विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प और एडवाइस के बिना कैसे एक्ट करेंगे, ये अभी चर्चा हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, चलो जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ने भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम कर पाएंगे, काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो जो पिटिशनर कौन है? दिल्ली सरकार। इन्होंने क्लेम किया है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो MCD हैं, ठीक है, उनको 10 लोगों को इंक्लूड करना था, एल्डरमैन, ठीक है, जो 25 साल से बड़े हैं, जिनके पास में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, और इनको नॉमिनेट किया जाएगा LG के अकॉर्डिंग, ठीक है, LG के रिकमेंडेशन पर नॉमिनेट किया जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग आर्टिकल 239 जो है इसमें बताया गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये बात की जा रही कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बिना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही कैसे काम कर सकते हैं, ये नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये मुद्दा भी उठा है, ठीक, समझ में आया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्लेम क्या है? उन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट हुआ है जो GNCTD एक्ट है 1991 का, जिसमें हमारे जो दिल्ली है इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी हम बोलने लगे थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि अमेंडमेंट जो है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे नॉमिनेशन जो है ये LG दे सकते हैं। अमेंडमेंट ने कहा है कि ये जो नॉमिनेशन है MCD में जो देने हैं 10 लोग, वो हाँ नॉमिनेशन LG दे सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो जो DMC है, DMC एक्ट, और ना ही कोई प्रोविजन ऑफ लॉ ये कहता है कहीं पर भी कि जो नॉमिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा वो उनकी इच्छा के अनुसार होने चाहिए। तो उनकी इच्छा के अनुसार होने चाहिए ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बोल रहा है। तो उनको जो COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एडवाइस लेकर ही ऐसा करना है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट चल रहा है हल्का सा। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया इसी से रिलेटेड है कि बताओ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जुलाई 2018 में आया, तो 18 का ही क्वेश्चन है और 18 में कोई केस उस टाइम पे रहा होगा, ठीक है। तो यानी इस चीज़ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको जो केसेस है ना, जो जजमेंट्स आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर भी ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल चीज़ प्रूव हो गई ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 2018 में ही आया है जुलाई में, जिसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल जो टसल होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बीच में, इसको कैसे सेटल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो क्या इस चीज़ को सेटल कर पाएगा या नहीं, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि नागालैंड जो है, नागालैंड की सरकार ने अपना जो म्युनिसिपल एक्ट है उसको कर दिया है रिपील, ठीक है। अच्छा जी, जिसमें 33% की रिजर्वेशन वीमेन को देनी चाहिए थी अर्बन लोकल बॉडीज़ में, लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपोज किया और इस एक्ट को रिपील कर दिया गया है। इशू क्या है? इशू ये है कि नागालैंड केवल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर जो सीट्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में वो रिजर्व नहीं है वीमेन के लिए। जैसे हमें पता है ना 74th अमेंडमेंट कहता है कि 33% रिजर्वेशन वीमेन के लिए होनी चाहिए, लेकिन नागालैंड एक ऐसी जगह है, नागालैंड एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ये रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, वीमेन के लिए। अब ऐसा क्यों है कि ये एक्ट जो है इसको रिपील करना पड़ा? तो जो ट्रेडिशनल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपोज किया कि जो वीमेन है उनको 33% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन है, ये जो स्पेशल प्रोविजंस उनको मिले हैं आर्टिकल 371A के अंडर नागालैंड को जो प्रोविजंस मिले हैं उनका वायलेशन होगा। अच्छा, फिर कस्टमरी लॉज का भी वायलेशन होगा। जो अपेक्स ट्राइबल बॉडीज़ हैं जिनको हम होहोज बोलते हैं नागालैंड में, उन्होंने कहा कि वीमेन जो है वो ट्रेडिशनली डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के पार्ट नहीं है, और अगर ये रिजर्वेशन होगा तो इससे उनका जो कस्टम है वो वायलेट होगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक सेंटीमेंट। तो नागालैंड गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आ गई, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया इतना प्रेशर आ रहा है तो छोड़ो, इस एक्ट को ख़त्म ही कर दो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर ये नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट जो है इसको हमने रिपील कर दिया तो इससे अब क्या होगा? तो होगा ये कि जो रिप्रेजेंटेशन है वीमेन की वो ख़त्म हो जाएगी। म्युनिसिपल एक्ट के बिना
कोई भी लीगल प्रोविज़न नहीं है जो कि वीमेन को अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिजर्व कर पाए सीट्स, ठीक है। फिर पोटेंशियल वायलेशन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के हैं। अगर इस एक्ट को रिपील कर दिया गया है तो इससे जो है आर्टिकल जो हमारा 74th अमेंडमेंट है उसका वायलेशन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 74th अमेंडमेंट तो साफ साफ बोल रहा है कि 33% हमें रिजर्वेशन वीमेन को देनी है, लेकिन हमने क्या करा, हमने ये रिजर्वेशन नहीं दी है। फिर है डिले इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शन, तो इलेक्शन जो है उसमें भी डिले होते हुए नजर आएगी, ठीक है। और क्या होगा, तो और ये होगा कि जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की वो भी अब लॉस हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि ये तो लॉ लेकर आते हैं, हम सोचते कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो लॉ भी ख़त्म हो जाता है। एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी में थोड़ा सा असर देखने को पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रोमिस का वायलेशन है, ठीक है। अब ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गारंटी दो। क्या गारंटी, ये जो 33% कोटा है वो वॉलेट नहीं करेगा, हमारा जो प्रोविज़न है आर्टिकल 371A के अंडर, अगर वो वॉलेट ना करे तब आप जो है रिजर्वेशन दे दें, इसकी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन फिर है जो रिजर्वेशन की ड्यूरेशन है वो दो साल तक की ही होनी चाहिए, दो टेन्योर तक ही कैप करनी है। फिर जो पोस्ट चेयरपर्सन की वो वीमेन के अंडर नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको गारंटी देनी है। अब आखिर ये आर्टिकल 371A है क्या, जिस पर इनको इतना ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी होने लगी कि ये जो हमारा आर्टिकल 371A है ये वायलेट हो जाएगा। तो चलो जानते हैं ये क्या है। आर्टिकल 371A की बात हम करें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो स्पेशल प्रोविज़न देता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है नागालैंड के लिए। एक स्पेशल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है कि जो यूनिक सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस है, कस्टम है, ट्रेडिशन है नागा पीपल के, उनकी आइडेंटिटी, उनकी हिस्ट्री जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ये सब कुछ आर्टिकल 371 देता है इनको। अच्छा, मेजर प्रोविजंस क्या है, तो गवर्नर जो है उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। नागालैंड के गवर्नर जो है उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है और जस्टिस है उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। गवर्नर जो है वो कंसल्ट करेंगे वो सारे मैटर्स, चाहे सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट हो, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो, इन सबको उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करनी पड़ेगी। फिर स्टेट लेजिस्लेचर पावर, स्टेट लेजिस्लेचर जो है नागालैंड की, उनके पास में पावर होगी कि वो जो भी लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसको वो क्या करेंगे, इनेक्ट कर पाएंगे उससे रिलेटेड लॉज को। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोहिबिटेड कर दी गई कि पार्लियामेंट जो है नागा के कोई भी रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई भी लॉ पास नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 371A में दी गई हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। तो आर्टिकल जो हमारा 200 है उसके अंडर क्या क्या पावर्स गवर्नर को मिली हुई हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर्स हैं उनको बिल्स को क्लियर करना है, ठीक है। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने पास किए हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको ये बिल्स जो है वो पास करने हैं। तो ये क्या करता है, ये गवर्नर्स को पावर देता है आर्टिकल 200 कि वो क्या करें, असेंट दे सकते हैं बिल को, या फिर उसमें असेंट नहीं दे सकते हैं, या फिर बिल जो है उसको रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए। फिर दूसरा है गवर्नर जो है वो बिल को रिफ्यूज़ कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बिल फिर से पास होकर आया बिना किसी अमेंडमेंट के, या फिर अमेंडमेंट होकर भी फिर गवर्नर के सामने प्रेजेंट किया गया, तो गवर्नर जो है फिर उनको असेंट देनी ही पड़ेगी, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली है वो जारी की गई है, प्ली को फाइल किया है तेलंगाना सरकार ने। उन्होंने कहा है कि गवर्नर जो है उनको 10 बिल जो है वो पास करने हैं फटाफट से, बहुत दिन हो गए हैं, बिल पड़े हैं उनके पास, अब जो है पास करके दें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 200 है वो कहता है गवर्नर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना जो भी उनको एक्शन लेना है वो उस बिल के लिए वो एक्शन लें जल्दी से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन है एज सून एज पॉसिबल, इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट है और इसको अपने दिमाग में रखकर काम करना है। इशू क्या है यहाँ पर, तो इशू ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको गुस्सा आ रही है कि हम जो है बिल पास करके देते हैं और गवर्नर के पास में असेंट लेने के लिए भेजते हैं, पर गवर्नर वो बिल के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और वो बिल जो है एक्ट नहीं बन पा रहा है। अरे भाई हाँ करो ना करो, कुछ उसमें बदलाव चाहिए तो वो करो, लेकिन कुछ तो करो। ये इस बात पर एजिटेशन यहाँ पर सरकारों में देखने को मिल रही है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुआ कि तमिलनाडु असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें प्रेसिडेंट से उन्होंने अर्ज की है कि वह टाइम लाइन को फिक्स कर दे कि कितने टाइम बाद जो गवर्नर है उस
बिल के लिए वापस करेंगे, उसमें साइन करेंगे, जो भी करना है उनको वो करके देंगे। अभी रिजोल्यूशन जो है नया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 355 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि उनको इंश्योर करना है कि जो गवर्नमेंट है हर स्टेट की उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब इसमें ये बात कही गई है कि जो प्रोविंशियल फील्ड है इसका इन्वेजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जो हमारी राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को नहीं मान रही है तो यहाँ पर क्या होगा, ये गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर टेक ओवर कर लेती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस जो कि यूके में फॉलो होती है। तो बीटो जो है वो सिर्फ मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर ही एक्सरसाइज होता है। रॉयल एसेंट अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर मोनार्क अगर क्या करता है, स्ट्रांगली डिसअप्रूव करता है बिल को, तो ये जो है क्या होगा, क्योंकि वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए मोनार्क इसको डिसअप्रूव करता है और इसी वजह से रॉयल एसेंट नहीं मिलती है। इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 154 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि गवर्नर जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही। अब जो गवर्नर है वो असेंट दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये क्या उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मुद्दा यहाँ पर उठता हुआ नज़र आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स के अंडर गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कोई रियल पावर उनके पास में होती नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो गवर्नर जो हैं वो विद होल्ड कर सकते हैं एसेंट को एक बिल पर मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर, इसीलिए यहाँ पर इस इशू में कोई कन्फ्यूजन जो है वो है, कन्फ्यूजन यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अब 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, तो इस क्वेश्चन को जानते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि एक रिजोल्यूशन जो है कंटेंशियस इश्यूज़ कि भैया जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो कोर्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कि जो प्रिंसिपल है फेडरल सुप्रीमेसी का, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, ये इशू अभी उठता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक्सप्लेन करना है कि मतलब जो है डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर काफ़ी इशू हो रहे हैं, उसके लिए आपको उस पर हाईलाइट करना है, ठीक है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, उसको जानते हैं। तो इसमें बोला गया है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के जो विरुद्ध है वो नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक कि उनका टाइम चल रहा है ऑफिस का। फिर इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस जो है गवर्नर को वो डिमिनिश नहीं कर सकते उनके टर्म ऑफ ऑफिस में। इनमें से कौन सी चीज़ सही है बताओ, तो हाँ जी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये चीज़ जो है ये पूरी की पूरी सिलेबस में देखने को मिलेगी। सामने सिलेबस रखा है ना, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल लिखा है ना, तो हम सिलेबस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनके रोल के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं, जो पैनल्स बने होते हैं एमपीज़ के, ये किसी भी पब्लिक कंसर्न के जो मैटर है उसमें डीपली एनालिसिस करने के लिए बॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। चलो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इंडिया में क्या है, कैसी हैं, क्या मीनिंग है, ये सब जानेंगे इसकी। तो मीनिंग की बात करें तो एक कमिटी जिसको अपॉइंट या इलेक्ट किया है हमारे हाउस ने, ठीक है, या नॉमिनेट किया है लोकसभा के स्पीकर ने या फिर चेयरमैन ने राज्यसभा के, और जिसको एक सेक्रेटेरिएट भी मिलेगा लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा। ये अंडर द स्पीकर एंड चेयरमैन काम करते हैं और रिपोर्ट जो है हाउस या फिर स्पीकर या चेयरमैन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इंडिविजुअल कमिटीज़ जो है पहले बनती थी, इंडिपेंडेंस से ये इंडिविजुअल कमिटीज़ बनती हुई आई हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड कमिटी सिस्टम जो है 1993 में स्टार्ट हो गया। लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न के अंडर तो नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है ये चीज़, और ये मैटर्स जो है ये रूल्स ऑफ द टू हाउसेस से ही डील किए जाते हैं। क्या नीड थी इनकी, तो नीड की अगर हम बात करें तो नीड ये है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो अंडरटेक करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में बात चलती है और इतने सारे इश्यूज़ पार्लियामेंट में डिस्कस हो पाएँ ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती, इसलिए काम जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम करने के लिए कमिटीज़ बना दी जाती हैं और वो क्या करती हैं, ये जो इशूज़ हैं उनको सॉल्व करती हैं, उन पर एनालिसिस करती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके की कमेटी होती हैं, हम अपनी बुक में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जब डिस्कशन हो रहा है तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि कमिटीज़ जो है वो स्टैंडिंग भी होती हैं और एडॉक भी होती हैं। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये नहीं है कि कमेटी के जितने लोग हैं वो खड़े रहते हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि परमानेंट
होती हैं कमिटी, हर साल ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल कमेटी भी हो सकती हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी हो सकती हैं, फिर इंक्वायरी से रिलेटेड, पिटिशन से रिलेटेड भी कमेटी हो सकती हैं। एडहॉक कमेटी वो होती हैं जो टेम्प्रेरी होती हैं और कोई इशू आता है उसी के नीड के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। रोल क्या है इन कमिटीज़ का, तो ये डिटेल में जाती हैं, कोई स्पेसिफिक लॉ है उसके डिटेल तक ये जो है एनालिसिस करती हैं, फिर इश्यूज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को ये इकट्ठा करती हैं, फिर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनकी ओवरसाइट भी ये इंश्योर करती हैं, डे टू डे फंक्शनिंग क्या हो रहा है पार्लियामेंट के सेशन में उसको इनेबल करती हैं, और एमपी सफिशिएंटली इफ़िशिएंटली वर्क करें इसको भी ये इनेबल करती हैं। जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको ये इनकलकेट करती हैं हमारे पार्लियामेंट की वर्किंग में। जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या फेस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डेलिब्रेशन नहीं छोड़ी जाती, पब्लिक प्रोसीडिंग्स जो है हाउस की वो कोई भी डेलिब्रेशन नहीं छोड़ती, तो कंसेंसस बना जो है वो रहता नहीं। ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बात की जाए तो 14 जो बिल हैं वो रेफ़र किए गए हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। अच्छा, मेंस रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इसमें इन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो कमिटीज़ हैं क्या वो यूज़फुल हैं पार्लियामेंट्री वर्क के लिए। अब आपको जो भी लगता है वो आप बताएंगे और एस्टिमेट कमेटी के रोल्स के बारे में बताना है। विलियम्स लिंक अगर हम देखें 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी ऐसी है जो स्क्रूटिनाइज करती है और रिपोर्ट करती है हाउस को कि जो पावर्स हैं, रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है पार्लियामेंट को वो प्रॉपरली काम उनका हो रहा है, प्रॉपरली उन पावर्स का यूज़ किया जा रहा है या नहीं। तो इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी है बताओ तो इसमें है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, तो ये भी हमारा मेंशन है। फटाफट से सिलेबस में देखो क्या है, ये लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पर, हाँ जी दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है नेशनल पार्टी के बारे में। तो इंडिया में नेशनल पार्टी क्या होती है, कौन सी पार्टी होती है, चलो जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आप पार्टी है, ठीक है, आप पार्टी को नेशनल पार्टी मान लिया है, उसको ये स्टेटस दे दिया है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई का जो स्टेटस था नेशनल पार्टी का वो स्टेटस छीन लिया है। दूसरे डिसीजंस क्या लिए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो इन्होंने स्टेट पार्टी स्टेटस जो है जो आरएलडी को दिया था यूपी में वो अब स्टेटस ख़त्म कर दिया, स्टेटस छीन लिया है, और एनसीपी को है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को स्टेट पार्टी जो है वो नागालैंड और मेघालय में बना दिया है। रिकॉग्नाइज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस जो है लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होती हैं इंडिया में और स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं। तो ईसीआई का जो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 का, इसके अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन सकती है अगर वो ये जो नीचे हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं उनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो कर रही है तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। अच्छा जी, चलो अब जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें से कोई भी कंडीशन अगर हम फॉलो करें तो हम नेशनल पार्टी बन सकते हैं। जिसमें पहली है कि ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी के तौर पर, ठीक है। मतलब क्या कि ये 4 से ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो इसके कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको एटलीस्ट 6% वोट मिलने चाहिए, जितने टोटल बैलेट वोट जो हैं वो मिले हैं 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में, उनका टोटल जितने भी वोट्स वैलिड हैं उनमें से 6% वोट इसी पार्टी के कैंडिडेट्स को मिलने चाहिए, और कम से कम 4 एमपी जो हैं वो लोकसभा में लास्ट लोकसभा पोल्स में बनने होने चाहिए, या फिर इनमें से जितनी भी लोकसभा की सीट्स है उसकी 2% सीट नॉट लेस देन 3 स्टेट से ही आनी चाहिए इसी पार्टी के लोगों की, ठीक है। ये हो गया नेशनल पार्टी। नेक्स्ट है स्टेट पार्टी। तो इसमें कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कब बनेगी, जब कम से कम उसको 6% वोट जो हैं वो मिलने चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में, और 2 एमएलए यहाँ से आने चाहिए। नेक्स्ट 6% वोट मिलने चाहिए लोकसभा की इलेक्शन में, और कम से कम 1 एमपी जो है स्टेट से आना चाहिए। फिर है 3% टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं, या फिर 3 सीट,
जो भी ज़्यादा होंगी लास्ट असेंबली इलेक्शन में वो इनके पास में होनी चाहिए, या फिर एक MP फॉर एवरी 25 जो मेंबर हैं वो यहाँ पर इसी पार्टी से होने चाहिए, या फिर 8% टोटल बैलेट वोट जो है लोकसभा या किसी भी इलेक्शन से यहाँ पर इन्हीं पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए, तब वो स्टेट पार्टी बन सकती है। अच्छा, बेनिफिट क्या होता है कि नेशनल पार्टी बन गए कि स्टेट पार्टी बन गए, क्या बेनिफिट होता है, चलो जानते हैं। तो अगर एक पार्टी है वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उसको एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट मिल जाता है रिजर्व सिम्बल्स का, उसको कुछ सिम्बल्स मिलते हैं जो उसके लिए रिजर्व होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना किसी का, अब हम अगर अपनी इंडिया की बात करें तो जैसे हमें पता है कि कमल है, हाथ का पंजा है, साइकिल है, तो ये हम अगर देखते हैं तो साइकिल, अच्छा ये इस पार्टी से बिलोंग करता है, अच्छा कमल ये इस पार्टी से बिलोंग करता है, तो हम उस पार्टी की पहचान उस सिंबल से करते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल से इनको अलॉट किए जाते हैं और इनको सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए होता है नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए, ठीक है। एक कॉपी जो है इलेक्टोरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मिलती है, ठीक है। फिर है ब्रॉडकास्ट करने के लिए इनको फैसिलिटी मिलती है आकाशवाणी और दूरदर्शन पर, और 40 स्टार कैंपेनर्स भी इनको मिलते हैं। अब कौन कौन सी पार्टी है जो नेशनल पार्टी अभी तक हैं, तो बीजेपी है, कांग्रेस है, CPIM है, BSP है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और अभी अभी बनी आप है, ठीक है। प्रीलिम्स लिंक्स अगर हम देखें कि 2017 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है क्या, तो हाँ आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 5 मेंबर की बॉडी होती है, बताओ जरा। नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट तो दे रखा है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। दूसरा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कब इलेक्शन लेने हैं कब नहीं, तो नहीं जी, ये भी नहीं होता। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट अगर होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, हाँ ये चीज़ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सामने ही आपको अपना सिलेबस दिख रहा होगा, ये चीज़ भी मेंशन दिख ही रही होगी। तो इसमें सबसे पहले जुडिशरी से रिलेटेड हम कुछ जो चर्चा हुई हैं, कुछ करंट अफेयर्स हुए हैं उनको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ केशवानंदा भारती केस। हमने अभी बात की थी कि विजन IAS में ये केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी इसको डिस्कस किया गया है। तो क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि विजन IAS को फॉलो नहीं कर रहे हैं बट इनसाइट्स को कर रहे हैं, तो इसीलिए इस केस को हम यहाँ पर भी ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छा होगा कि अगर आप दोनों को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हम देख ही रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में वो करंट अफेयर ओरिएंटेड है। तो क्यों ना कि हम दो कंपाइलेशंस को पढ़ दें, फिर तो कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि कोई भी क्वेश्चन हम कर ही लेंगे, राइट। चलो केशवानंदा भारती केस के बारे में जाने। तो अभी क्या हुआ है कि 50 साल पूरे हो गए हैं इस केस के लिए, और हम जानते हैं कि 50 साल, 25 साल, 75 साल, 100 साल, अगर ऐसे साल पूरे होते तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वो समय, राइट। तो अब इसके लिए 50 साल पूरे हुए, तो ये केस जो है चर्चा में आ गया, और चर्चा में क्या, ये तो हमेशा से चर्चा में रहता ही है। चलो फिलहाल अभी पढ़ते हैं बैकग्राउंड देखने इस केस का। तो यहाँ पर जो केस एक है शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस जो है उसमें कहा गया कि यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ है और पार्लियामेंट के अनलिमिटेड पावर इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या कहा, तो शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ वो बिल्कुल सही है, और जो हमारा पार्लियामेंट है वो कुछ भी ऑल्टर कर सकता है, कुछ भी अमेंड कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर केस होता है गोलकनाथ, जो गोलकनाथ केस होता है उसमें कहा गया कि नहीं पार्लियामेंट कुछ भी ऐसे अरे ऐसे थोड़ा ना होता, पार्लियामेंट ऐसे ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना चेंज कर देगी। तो पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकती, ये कह दिया गोलकनाथ ने। अच्छा 24th अमेंडमेंट आया 1971 में, इसमें आर्टिकल 13 को अमेंड किया गया और कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, प्रोविज़न को अमेंड कर सकता है, और इससे जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। ये कौन है, ये है केशवानंदा भारती जी, ठीक है। ये एक हिंदू संत हैं, ठीक है, और पिटिशनर है 1973 का जो केस है, जो ये केस केशवानंदा भारती केस इन्हीं के नाम पर है, ठीक। केशवानंदा भारती जजमेंट जो है 1973 का, ये लैंडमार्क है क्योंकि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हमको मिला, और ये चीज़ बिल्कुल फाइनल हो गई कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट तो कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसके पास में पावर लिमिटेड है, कुछ भी ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा जजमेंट की सिग्निफिकेंस देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हमको मिली।
इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो है प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको ऑल्टर कर सकता है, अमेंड कर सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो हमारा इसेंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो जान है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जो बेसिस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको तो आप हिला भी नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो वर्डिक्ट ने कहा कि जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और वो रिव्यू कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, जो पार्लियामेंट अगर करेगा तो रिव्यू कर पाएगी हमारी जुडिशरी। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इन्होंने जो एक्सपेंड किया PIL का जो स्कोप है इसको इन्होंने और एक्सपेंड किया। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सुप्रीम है, कोई भी लॉ बनाया है हमारे पार्लियामेंट ने और जो लॉ है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, तो सुप्रीम कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। फिर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इसका पड़ा है। अभी भी हम क्या करते हैं, केशवानंद भारती केस को रेफर करते हुए कई सारे जजमेंट्स देखते ही हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, तो ये केस किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये केस जो है ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हुआ क्या, तो पार्लियामेंट की पावर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं, जुडिशरी जो है, एग्जीक्यूटिव, इसके बीच में क्या है, टसल चलती ही आई है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल को डाला गया और 9th शेड्यूल में वो सारे लॉ डाल दिए गए जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि पार्लियामेंट है कुछ भी अमेंड कर सकता है। फिर सज्जन सिंह केस हुआ, इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को भी ले सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या पार्लियामेंट जो सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स को भी ले सकता है। गोलकनाथ केस हुआ, इसमें कहा कि नहीं भाई, पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। 24th अमेंडमेंट आया, इसमें कहा गया कि जो हमारा अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। ठीक है। उसके पास में पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और ये अमेंडमेंट जो होंगे इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 24th अमेंडमेंट में ये कह दिया गया। उसके बाद में क्या होता है, शंकर जी हमारा जो केशवानंद भारती केस होता है, इसकी वर्डिक्ट क्या होती है कि 13 जज बैठते हैं, 13 जज की बेंच बैठती है। ठीक है। और ये कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं, ये कहते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा अमेंड कर सकती है, कि बिल्कुल नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, कोई डाउट नहीं है, बट उसको ये ध्यान में रखना है कि वो कुछ भी ऐसी चीज़ के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती जो हमारा बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव है वो नहीं हिला सकती। जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, तो ये इसका ओरिजिन है जर्मन। ठीक है। जर्मनी की ये डॉक्ट्रिन है। इंडिया में हम बात करें तो कहा गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू है, सेक्युलरिज्म है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये लिस्ट जो है ये ऐसा नहीं कि बस इतनी चीज़ें, और चीज़ें भी ऐड होती रहेंगी और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकती। अब हम देखते हैं 50 सालों में इस डॉक्ट्रिन के ऊपर कोई स्क्रूटनी हुई है, तो हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्पेरिंगली यूज़ हो रहा है, और ज़्यादातर क्या हो रहा है कि अमेंडमेंट जो हो रहे हैं इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जा रहा है जहाँ पर जुडिशियल पावर अगर कर्टेल होती है तो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि एंटायरली स्ट्रक डाउन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने करे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1909, ठीक है, 2014 में आया, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन इसको स्ट्रक डाउन करा 2015 में कि ये जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंसी जो हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको थ्रेटन कर रही थी, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती, ये बॉडी जो बना रहे थे ये रिस्पॉन्सिबल होती कि जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए, उनके ट्रांसफ़र के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, और कॉलेजियम सिस्टम को भी रिप्लेस करती हुई नज़र आती थी, लेकिन इसको ही ख़त्म कर दिया गया। अब कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो पार्शली अभी स्ट्रक डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो 6 इंस्टांसेस हैं। केशवानंद भारती केस जो है इसकी रूलिंग को भी, इसमें पार्शली कुछ चीज़ों को स्ट्रक डाउन किया है। ये सारे वो केसेस हैं जिसके प्रोविजन जो है स्ट्रक डाउन किए गए हैं, जहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू को डिनाइल किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलाव की गई हैं। क्या क्या हैं, तो पहला है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करें तो इन्होंने कोर्ट ने कहा कि लैंड सीलिंग लॉज जो हैं जब ये चैलेंज किए गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 25th अमेंडमेंट का ही कुछ पोर्शन स्ट्रक डाउन कर दिया। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में भी कुछ चीज़ें हैं वो कट डाउन की गई हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन
जिसको कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें बोला गया था कि 39th अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि जो भी अगर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनके इलेक्शन जो है इसमें अगर कोई इशू होता है तो वो एक अलग से कमीशन है, वो उसको हैंडल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये इशू नहीं जाएगा, इस चीज़ को स्टेप डाउन किया गया। मिनर्वा मिल्स केस जो है इसमें बात की जाए तो एक क्लॉज था जो कि आर्टिकल 368 में इंसर्ट किया गया था, जो कहता था कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है पार्लियामेंट की उस पर, तो इस क्लॉज को हटाया गया। फिर अभी सबमूर्ति केस जो है इसमें एक पोर्शन था 32nd अमेंडमेंट में जो कहता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगी आंध्र प्रदेश के लिए, तो इससे जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट का है वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए इसको भी हटाया गया। फिर एल चंद्र कुमार जो केस था इसमें एक पोर्शन था 42nd अमेंडमेंट का जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेट करती थी और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू जो है उसको एक्सक्लूड किया था, इसलिए इसको भी हटा दिया गया। फिर है किहोतो होलोहन जो केस हुआ था, इसमें जो 52nd अमेंडमेंट है, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और इंट्रोड्यूस किया 10th शेड्यूल को जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, अब इस वर्डिक्ट की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो रूलिंग है, ठीक है, इसने मेजॉरिटियन इम्पल्सिस को रिजेक्ट किया और फाउंडेशन है मॉडर्न डेमोक्रेसी को, उसको फाउंडेशंस को रखा है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ से मिला, ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्लियामेंट की पावर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ये लिमिटेड पावर है और इसको हम इनलार्ज नहीं कर सकते एब्सोल्यूट पावर में। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है या नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको आंसर दिया जा सकता है। चलो ट्राई करना इसको आंसर करने का। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीलिम्स में, इसको भी देखेंगे। इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात ही नहीं हुई, ये तो केशवानंदा भारती केस से आया है निकल कर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू को, नहीं, ये भी नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई है, ये भी एक केस से निकल कर आया है। सो आज हम इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू हम कल के अपना जो लेक्चर है उसमें करेंगे, क्योंकि वरना हमारा जो टॉपिक है और हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और एंड आई नो कि 1 घंटे से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स को पढ़ें, ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको नींद आने लगती है, बहुत बोरिंग लगता है और आपको बहुत सिलेबस भी कवर करना होता है। एंड 1 घंटा अगर हम करंट अफेयर्स के लिए दे रहे हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट, राइट। तो आज हम इतने ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, कल हम इसके आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आज जितना भी पढ़ा है उतना आपको अच्छे से समझ में आया है, राइट। अगर आपको उतना बहुत अच्छे से समझ में आया है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई करंट अफेयर्स बोरिंग नहीं है यार, नींद नहीं आती है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो कल वीडियो आने वाली है उसको आप मिस ना कर दें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और जल्दी से उसको देखकर आप खुद को और अपडेट कर पाएँ।